हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। और ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए बिकॉज़ हम एक तो मेहनत करें। मान लो, आप ऐसा मान लो इस वीडियो को कि आपको अपने घर से कहीं पर जाना है, तो आपने ये नहीं देखा कि किधर जाना है, आप जस्ट निकल पड़े कि पहुंच ही जाऊंगा। यानी कि आप चल रहे हो लेकिन आपने डायरेक्शन डिसाइड नहीं करी। तो इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपकी टीयर 2 की जो तैयारी है वो आपने कैसे करनी है। ठीक है भाई, तो इसको देखना, भले ही तेज स्पीड पर देख लेना। काफ़ी सारी, और आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें उठानी है, हू बहू सारी चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि टीयर 1 क्लियर करने के बाद स्टूडेंट जो हैं, अलग अलग स्टूडेंट, भले ही उन्होंने स्टार्ट एक जगह पर किया हो बट वो अलग अलग जगह पर पहुंच चुके हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग इससे गाइडेंस लेनी है। ठीक है, किसी बच्चे की कोई चीज़ वीक है, किसी बच्चे की कोई और दूसरी चीज़ वीक है, अलग अलग उनके अंदर वीकनेस है, वो हमने दूर करनी है। और क्या करना है, हमने रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो अपनी वीकनेस है वो दूर करनी है, ये करना है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ, दी बेस्ट जो आप तैयारी कर सकते हो वो हम करने वाले हैं टीयर 2 के लिए। तो आप निश्चिंत हो जाओ। अगर आपके अंदर कोई भी नर्वसनेस है, और सारे सब्जेक्ट्स को लेकर निश्चिंत हो जाओ। मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करूंगा कि कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, इतनी कट ऑफ जाएगी। अगर अजीब अजीब चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, तरह तरह की चीज़ें, आप निश्चिंत हो जाओ। बिलीव मी, दी बेस्ट हम तैयारी करने वाले हैं। सिर्फ एक ही चीज़ आपको रोक सकती है, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप सिंसियर हैं, वाकई में जॉब लेना चाह रहे हैं, आप काम करने के लिए तैयार हैं, बस आप ये ढूंढ रहे हैं कि सर करें क्या, तो टेंशन छोड़ दो। राइट चीज़ बताऊंगा, आप वो करोगे, काम हो जाएगा। जब हम पेड़ के अंदर पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको धूप में रख देते हैं, अगर पेड़ को धूप चाहिए तो उसे जितनी सनलाइट चाहिए उतने में हम रख देते हैं, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती ना कि पता नहीं बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा, क्या होगा, ये होगा। जब हमने राइट कंडीशंस उसे दे दी, जब हमने राइट एक्शंस ले लिए, तो फल का आना लाजमी है, रिजल्ट आएगा, आना पड़ेगा रिजल्ट को। ठीक है, तो टेंशन मत लो। ठीक है, बढ़िया तरीके से होगा सब कुछ। तो चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हाउ टू टारगेट टीयर 2, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड हाउ टू यूज दिस कोर्स, जो आपको ये कंटेंट मिला है इसे कैसे यूज करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये नहीं है कि कंटेंट उठाया और सीधा देखना स्टार्ट कर दिया। हम देखेंगे कौन सा कंटेंट आपके लिए देखना जरूरी है, नहीं जरूरी है। अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से कंटेंट यूज करना है। ठीक, ओके जी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हाउ टू टारगेट टीयर 2। तो आपके सामने कुछ फैक्ट्स मैं पेश करूंगा, उन्हें हमने ध्यान से समझना है। ठीक है, और इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो है स्ट्रेटेजी वाले फोल्डर के अंदर, वो वीडियो मैंने पहले बनाई थी, बट उसको भी देख लेना। उसके अंदर हो सकता है मैं इस तरीके से गाइडेंस दूं कि इतना टाइम बचा है, इस सब्जेक्ट को इतना कर लो। मेनली गाइडेंस की वीडियो ये है, ये पहले पर आपको दिखेगी। इसके बाद वो वाली वीडियो आप तेज स्पीड पर करके देख सकते हैं, वहां से कुछ पॉइंट उठा सकते हैं। आज के दिन की वीडियो ये है, ये मैं अब बना रहा हूँ। ठीक है, CGL 2024 टीयर 2 के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और CHSL का जो 2024 टीयर 2 है वो भी टारगेट हो जाएगा। ओके जी। प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। मान लो हमें सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मिले टीयर 2 के लिए, सिर्फ 10 दिन मिले सपोज, तो उन 10 दिनों में जो हम कर सकते हैं वही करेंगे ना। फिर आप ये तो टेंशन नहीं लोगे कि पूरा सिलेबस कैसे करूं पूरा, तो वो तो पागल हुआ वो बंदा। अरे भाई 10 दिन में सिलेबस थोड़ी होगा पूरा, तो उसकी तो टेंशन ही छोड़ दो। ठीक है, तो अगर हमने टीयर 2 के सारे सब्जेक्ट्स, टीयर 2 के क्या, टीयर 1 और टीयर 2 सब कुछ सेम है, लेकिन अगर हमने फास्ट रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस होती है, और सारे सब्जेक्ट्स की 100% करनी है, तो 10 घंटे रोज टाइम देते हुए टोटल 90 दिन लग जाते हैं। 10 घंटे रोज टाइम देते हुए टोटल 90 दिन लग जाते हैं। चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट, रीजनिंग के सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, बहुत सारे रीजनिंग के मॉक हो जाएंगे, मैथ के मॉक हो जाएंगे, मैथ का सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, जीके पूरा रिवाइज हो जाएगा, इंग्लिश पूरा रिवाइज हो जाएगा, वोकैब भी हो जाएगा, एडिटोरियल भी हो जाएगा, करंट अफेयर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये करने में इतना टाइम लगता है। ठीक है,
तो फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक बार मैं ये डेट देख लूँ, तो आज डेट है जी 19 सितंबर। हम ये मान लेते हैं कि 19 सितंबर आज डेट है, ऐसे मान लेता हूँ मैं। तो कई लोगों का तो इसके बाद एग्जाम होगा। तो एसएससी ने बोल रखा है कि भाई दिसंबर 2024 के अंदर मैं टीयर 2 लूँगी, तो मैं ये मान लेता हूँ दिसंबर के स्टार्टिंग में ले लेगा। तो अपने पास सितंबर के कुछ दिन है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है और नवंबर है। कई बच्चे 26 सितंबर को उनका प्री होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपने पास 2 मंथ है। एग्जैक्टली अपने पास 2.5 मंथ है, और हो सकता है एसएससी दिसंबर के हाफ में ले ले, दिसंबर के एंड में ले ले, तो अपने पास 3 मंथ भी हो सकते हैं। तो अपने पास एग्जैक्टली कितना टाइम है वो हमें नहीं पता, 2 मंथ भी हो सकते हैं, 2.5 मंथ भी हो सकते हैं, 3 मंथ भी हो सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि चाहे हमारे पास 2 मंथ हो, अगर हमारे पास 2 मंथ हुए तो 2 मंथ की बेस्ट तैयारी, अगर हमारे पास 2.5 मंथ हुए तो 2.5 मंथ की बेस्ट तैयारी, और अगर हमारे पास 3 मंथ हुए तो 3 मंथ की बेस्ट तैयारी। जितना भी टाइम है उसमें जो बेस्ट तैयारी हो सकती है वो हम करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखो, तो स्टार्टिंग में हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि हो सकता है ना हमारे पास 90 दिन से कम दिन हो, बहुत पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हमारे पास 90 दिन से कम दिन हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 90 दिन से कम दिन हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें गारंटी है कि 90 दिन से ज्यादा दिन है तो हम रोज 10 घंटे पढ़ेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ओके जी। तो अगर हमारे पास 90 दिन से कम दिन है तो हम पहले क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो आपने तैयारी स्टार्ट करी ये मान के कि आपके पास 90 दिन है, और फिर पता लगा आपके पास तो 70 ही दिन थे, 70 दिन के बाद तुरंत बाद एग्जाम आ गया, तो एंड के 20 दिन में कुछ टॉपिक छूट गए, तो वो टॉपिक वो वाले छूट गए। आपने प्लानिंग तो करी नहीं वो टॉपिक छोड़ने की, ऐसे ही रैंडमली, क्या पता इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गए हो। तो हम क्या करेंगे, हमें एग्जैक्टली टाइम का तो पता नहीं हमारे पास कितना है, हम पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और हम वीक टॉपिक जो हमारे हैं वो पढ़ेंगे, ताकि अगर एंड में छूट भी जाएं तो वो टॉपिक छूटे जो अपने स्ट्रांग है। अगर 2 महीने के बजाय आपको 3 महीने मिल गए, आपने 2 महीने में वो सारे टॉपिक कर लिए जो अपने वीक हैं, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट मैं बताऊंगा सारी चीजें, टेंशन मत लो। जो एग्जाम कौन से किन की वेटेज ज्यादा, सब कुछ मैं एनालाइज करूंगा, आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो टॉपिक हमने कर लिए, फिर हमें अरे यार टाइम तो ज्यादा मिल गया, तो फिर बच्चे खुचे टॉपिक भी कर लो, तो फिर ये वाली तैयारी हो जाएगी, नहीं तो दी बेस्ट तैयारी हो जाएगी 60 दिनों में जो हो सकती है। तो समझ रहे हो। तो अपनी अप्रोच थोड़ी सी इस तरीके से होगी कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि मैं बताऊंगा, और वीक टॉपिक करेंगे जो कि आपको पता है कौन से आपके वीक टॉपिक है, कौन से हैं वीक जिनमें नंबर नहीं आ रहे, मैथ के जिस चैप्टर में नंबर नहीं आ रहे, जो मॉक में आपको तंग कर रहा है, ठीक। ओके सी। तो फॉर लेस देन 90 डेज वी विल टारगेट बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन जो हो सकती है, इस जिससे बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती हम वो करेंगे। ओके जी। मीन्स प्लैंड एक्सक्लूजन ऑफ टॉपिक्स, जो टॉपिक्स हमारे छूटेंगे वो अनजाने में नहीं छूट जाएंगे कि एकदम से एग्जाम आ गया अरे यार ये टॉपिक तो रह गया ना, वो छूटेंगे जो हम छोड़ना चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं वो हम करेंगे, ठीक है, ताकि बेस्ट पॉसिबल तैयारी हो। और अगर 2 महीने में पेपर हो जाए तो मैं आपको बता देता हूं आपको फायदा होगा, अगर कोई बंदा इस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं उनको 1 महीने के बाद पता चलेगा अरे यार टाइम तो कम है, अरे यार मेरे को ये टॉपिक पहले कर लेने चाहिए थे, मेरे को ये हम पहले से ही प्लान्ड वे में चल रहे हैं। अपने पास टीयर 2 का सारा कंटेंट रिकॉर्डेड पड़ा है, फिर भी मैं उसमें अपडेट करूंगा, सिर्फ 70% यूज करूंगा, बाकी मैं अपडेट करूंगा। तो हम किसी भी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये वीडियो मैं आज से 3-4 दिन पहले देता, गला खराब हो गया और फीवर हो गया, तो 70% जो रिकॉर्डेड कंटेंट है ऐसे ही काम आया ना, आप लोगों को मैंने पहले ही मैसेज करके बता दिया था ना, ये वाले सारे टॉपिक कर लो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर टाइम कम हुआ तो नंबर 1 अपने दिमाग में ये बैठा लो कि सबके पास टाइम कम है, क्लियर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो जितना भी टाइम है उसका बेस्ट यूज करेगा वही जीतेगा। और टीयर 2 ही है जिसके मार्क्स मैटर करते हैं। टीयर 1 के जो मार्क्स हैं वो गए, अब 0 हो गए, आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, अब सब 0 पे हैं। इन्हें वे तो 0 पर नहीं है, जिसने टीयर 1 में बढ़िया तैयारी करी थी वो आगे है, वो थोड़ा सा आगे, उसको हेड स्टार्ट, जैसे रेस के टॉपिक में मिलता है ना, उसको हेड स्टार्ट मिला हुआ है। तो अब अगले 2 महीने 2.5 महीने जितना भी अपने टीयर 2 के तो एग्जाम तक का टाइम है, हमने जी जान लगा देनी है। मैं क्या बोलता हूं
कि जब आप तैयारी करते हो तो हेल्थ का भी ध्यान रखो, थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी हॉबी के लिए। हाँ, बट अगर कभी हमने 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, उस वक्त हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है 2-2.5 महीने आप जिम ना जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी 10 मिनट की वॉकिंग ही कराओ, क्योंकि वो भी स्टडी में मदद करती है। वापिस आ गए, पढ़ पढ़ के बोर हो गए तो थोड़ा 5-10 मिनट बाहर घूम लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर नहीं हो जाना कि 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगा, ऐसे नहीं हो जाना, ठीक है। तो नंबर 1, आपने पूरी जान झोंक देनी है, ठीक है। अगर आप दिन में एक्शन ले रहे हो तो आपको डरना नहीं है। एक्शन लेने का मतलब, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको पूरे सिलेबस की चिंता करनी नहीं है। 1 स्टेप एट ए टाइम। आपको क्या ध्यान, पूरा सिलेबस आपके दिमाग में टेंशन कर देगा कि अरे इतना सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, फलाना है, ढिमकाना है। 1 स्टेप एट ए टाइम। आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो। कोई दूसरा बच्चा भी इसी सिचुएशन में है तो आपको डरना नहीं है। जो नहीं डरेगा वो जीत जाएगा। ये भी तो एक स्किल हुई ना। तो एक दिन को एक बार में देखो कि अच्छा आज मैं ये दिन, एक दिन में ये काम मैं कर सकता हूं और ये मैं कर लूंगा। ज्यादा टारगेट मत दो, जरूरत से ज्यादा, फिर पढ़ोगे भी फिर भी गिल्ट में रहोगे। तो जरूरत से ज्यादा टारगेट भी मत देना, टारगेट मत दो। टारगेट देने से क्या ही, आप पढ़ लोगे ना, जितना आपके पास टाइम है उतना पढ़ लोगे अगले 2-2.5 महीने तक। तो बस टारगेट देने से क्या जाता है, जस्ट पढ़ो कि हाँ ये मैं पढ़ लेता हूँ, तसल्ली से पढ़ो, बिना हड़बड़ाए पढ़ो। क्लियर है? ओके जी। दिन रात एक कर दो है, सिर्फ सो और पढ़ो और खाओ, थोड़ी मोटी वॉकिंग कर लो, बस, ठीक है। ये बात क्लियर है भाई? तो इस चीज से डरना नहीं है। मैं इतना पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट लो इस काम में, ये काम आपके काफी काम आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज के अंदर इंटरेस्ट लो। स्क्रीन को काला कर दूं क्या? ऐसे ही रहने देता हूं यार, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। अब ये देखो, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसके मैथ और रीजनिंग जो है स्ट्रांग होंगे। ये स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा 50 में से 50 आ रहे होंगे, कई ऐसे भी होंगे जिनके 50 में से 50 आ रहे होंगे, तो उनको तो मैथ और रीजनिंग पर उतना टाइम नहीं देना चाहिए। सिर्फ उन टॉपिक पर टाइम देना चाहिए जो उनको खुद मॉक में पता लग रहे होंगे कि भाई हाँ एक आधी बार इस टॉपिक से अपना क्वेश्चन जो है वो अटक जाता है, ठीक है। या फिर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम रिवाइज कर लें। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे 40 की लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जिसकी जीके ही बहुत ज़्यादा वीक है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जो हैं वो ठीक ठाक हैं, तो उसको जीके पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। कहाँ से क्या पढ़ोगे एक एक करके बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी मैथ रीजनिंग जीके ठीक है, उस बेचारे की इंग्लिश वीक है क्योंकि वो हिंदी मीडियम से है, तो उसको इंग्लिश पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एक तो ये बात समझ गए, यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं होगी, आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। मैं सारी बातें बताऊंगा, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग उठाएंगे। ओके जी। अब देखो, जो वीक सब्जेक्ट है उसका हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। पूरे कोर्स का कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। मान लो किसी का मैथ वीक है तो और उसकी जीके स्ट्रॉन्ग है, तो जीके में थोड़ा कम टाइम देगा, मैथ के सारे टॉपिक्स वो देखेगा, ठीक है। उसकी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के सारे टॉपिक्स वो देखेगा। कहाँ से देखेगा, सारा कंटेंट बताऊंगा। मैथ का तो ऑफकोर्स अपने कोर्स में से ही आप देखोगे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, यानी कि जिसके अंदर आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने रिवीजन करना है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का और वीक टॉपिक्स का। जैसे इंग्लिश के अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई इंग्लिश के अंदर 3 पोर्शन है, एक तो वोकैब वाला है, तो वोकैब अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हैं तो उसके बाद टेंशन लेनी बंद कर दो। अगर कोई नई वोकैब आती है तो वो सबके लिए नई होती है। आपने जस्ट क्या करना है, धीरे धीरे अगला मटेरियल पकड़ लो, अगली बुक पकड़ लो वोकैब की है, और उससे करते रहो धीरे धीरे, ठीक। एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो हमारा जो फर्ज है, हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद धीरे धीरे हम ऐड ऑन करते रहेंगे। जैसे ग्रामर हो गई, जैसे मान लो कई लोगों का है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, PQRS वाला, पैसेज वाला, क्लोज टेस्ट वाला, ये वीक होता है इंग्लिश के अंदर। बाकी मान लो ठीक है वो कैब भी सारी करके बैठा है, तो उसको इसके वीडियो उसको ज़्यादा देखने चाहिए हैं, इसके क्वेश्चन उसको ज़्यादा करने चाहिए बाकी इंग्लिश में, इन दोनों के कंपैरिजन में। हम अपने टाइम को अपने मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे हम अपने टाइम का।
तो जिन टॉपिक में आपका स्कोर कम आ रहा है मॉक टेस्ट के अंदर, नंबर नहीं बन रहे, गलत हो जा रहे हैं, तो वो आपका वीक है। या फिर जिनके अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मान लो आपका स्कोर तो आ गया बट आपको ये लग रहा है कि यार मैं श्योर नहीं हूँ, कई बार स्कोर आ जाता है कई बार नहीं आ जाता, तो वो भी वीक टॉपिक है आपका। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया? ओके जी। देन मैथ और रीजनिंग के अंदर आपने 95% प्लस टारगेट करने हैं। अब ये मजबूरी है, क्यों? देखो अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हम 100% भी स्कोर कर सकते हैं। घर पे ऐसी तैयारी, 100% स्कोर का मतलब ये है, हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो जाए, 100% की गारंटी आप कभी नहीं ले सकते। जब तक ऐसा क्वेश्चन आ जाए उस वक्त स्ट्राइक ना हो, ऑलमोस्ट 100% इनमें स्कोर कर सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 90% प्लस की तैयारी करके जा सकते हैं, या फिर 85% प्लस की तैयारी करके जा सकते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारा कंटेंट पढ़ के जा सकते हैं, बट हम नंबर की गारंटी नहीं ले सकते, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, ऐसा पेपर भी सेट किया जा सकता है कि आपके 5 ही नंबर आए, आपके 6 ही नंबर आए। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारा रिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करके जा सकते हैं। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट्स की जो गुंजाइश है, मैक्सिमम जितने मार्क्स अचीव किए जा सकते हैं, हम वो टारगेट करते हैं। और इसके अंदर फिर हम मैक्सिमाइज करते हैं कि भाई मैक्सिमाइज क्या करते हैं, इसके अंदर हम फिर रिलेवेंट कंटेंट बहुत सारा पढ़ते हैं। ओके जी, तो एक तो हमने ये टारगेट करना है। यानी कि अगर किसी के रीजनिंग के अंदर 40 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं और उसके इंग्लिश के अंदर 35 आउट ऑफ 50 आ रहे हैं, तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इसके ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है भाई। अभी यार ये 40 क्यों आ रहे हैं यार तेरे, अभी 45 प्लस लेके जा यार, 47, 48, 49 ऐसे लेके जा, लाइक 50 के करीब लेके जाओ इसको। ये 40 प्लस कूद जाए तो बढ़िया बात है, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे। और ये 45 प्लस कूदना चाहिए हर एक बार। ठीक है, तो आपको मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा, आप 95% अगर मार्क्स अचीव करने लग जाओगे तो आप 100% अचीव करने के कैपेबल ही हो। थोड़ी मोटी ही कमियां रहती हैं, तो अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना। आपने हमेशा गुंजाइश छोड़नी है कि हो सकता है मैथ में 1-2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएं, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना उस चीज़ का। ठीक है मेरे भाई, ओके जी। और इन 2 चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, कम बोलने में ही आप मान लेना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको करना क्या पड़ेगा, आपको डेली कंप्यूटर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और डेली टाइपिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आप 2 बार ही देख लो इसको, 15 मिनट के, एक बार सुबह 15 मिनट कर लो, एक बार शाम को 15 मिनट कर लो। अगर किसी की बहुत ज़्यादा वीक है तो 15 मिनट 3 बार कर लो भाई दिन में, एक बार सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ कर लो। और कुछ टाइम इसके लिए भी आपको देना पड़ेगा, आधा घंटा, पौना घंटा। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं? ओके, अब हम आते हैं जी मैथ के ऊपर। तो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनका वेटेज, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ मैंने लिखा है। ठीक है, ठीक है, पहले यही कर लेते हैं फिर। ये मैंने एक्सेल के ऊपर लिखा हुआ। मैंने क्या किया, 2022 के अंदर जो CGL और CHSL Tier 2 हुए, और 2023 के अंदर जो CGL और CHSL हुए हैं, जो CGL हुआ सॉरी, उसका मैंने ट्रेंड नोट किया है। 23 में 1 ही शिफ्ट हुई थी, 2022 में 4 शिफ्ट हुई थी Tier 2 की। ठीक है, 2 ही साल आज तक Tier 2 हुआ है। तो यहाँ पर नेट वेटेज लिखी हुई है, यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम के अंदर इतने क्वेश्चन आए, ये पर शिफ्ट हैं, यानी कि एक शिफ्ट के अंदर 1.125 क्वेश्चन, यानी कि या तो एक क्वेश्चन आए, कहीं पर 2 क्वेश्चन आए। ठीक है, यहाँ पर आधा क्वेश्चन HCF एंड LCM का, यानी कि किसी शिफ्ट में, जैसे 2023 में 0 क्वेश्चन आए, HCF LCM का आया ही नहीं, एक ही शिफ्ट थी, हर एक टॉपिक से वो नहीं पूछ सकता। तो हमने डिटेल में ऐसे नहीं जाना, इसमें 0.125 है फलाना ढिमकाना। मैं कुल मिलाकर ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सारा ट्रेंड है, और इसके अलावा जो मेरे पास ट्रेंड है वो लाइक ये CGL Tier 2 का है, ये CHSL Tier 2 का है, और पर शिफ्ट वाइज भी मेरे पास सारा ट्रेंड है, सारा ट्रेंड है मेरे पास। ये मैं आपको दे भी दूंगा, तो इसमें आप कुछ ऐसा कुछ खतरनाक कर नहीं लेंगे। तो मैं इसका निचोड़ आपको बता देता हूँ, इसका निचोड़ क्या निकला।
इसका निचोड़ ये निकला है मेरे भाई। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको मैसेज डाल दिया था कि आप ये वाले टॉपिक कर लो पहले। क्यों? क्योंकि ये पहली बार टीयर 2 में आ रहे हैं, टीयर 1 में नहीं आए हैं, यानी कि पहली बार टीयर 2 नहीं, यानी कि टीयर 1 में आपने नहीं किए हैं, ये नए हैं आपके लिए। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिलेबस के अंदर नहीं है, एसएससी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर कई बार ये लगाना पड़ जाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ जाती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग की, तो इसके लिए ये करना जरूरी है हमें। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर आप ये बोल सकते हो कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी से। जो लास्ट अपना हुआ 2023 वाला, उसमें 2 क्वेश्चन आ रहे थे, और 2 क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए थे स्टैटिस्टिक्स से, यानी कि 4 क्वेश्चन तो आपके यही हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐसा है जो आपने उतना नहीं पढ़ा होगा टीयर 1 के अंदर, तो ये भी पढ़ लेना, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आया था, बट नया टॉपिक है और फिलहाल CHSL के अंदर ये ट्रेंड देखने को मिला है। मैं सिर्फ टीयर 2 का ट्रेंड नहीं बोल रहा, रिसेंट 2 ट्रेंड देखने चाहिए, एक तो उस एग्जाम का ट्रेंड और एक SSC द्वारा कंडक्टेड रिसेंट एग्जाम्स का ट्रेंड। तो उन दोनों के ट्रेंड को मिक्स करके ये मैं आपके लिए लेकर आया। ठीक है, तो ये न्यू टॉपिक्स हैं, पहले आपको ये पढ़ने हैं, और एक बार पेपर देने जाओगे उससे पहले एक बार ये रिवाइज करने हैं। तो पहले ये इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि एक बार हो जाए और एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा गैप मिल जाए और फिर से रिवाइज हो जाए, तो 2 बार हो जाएंगे पेपर देने से पहले। ओके जी, नेक्स्ट, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अब मैं आपको ऑर्डर में नहीं बता रहा कि पहले परसेंटेज करो फिर ये करो, क्यों? क्योंकि आपने टीयर 1 कर लिया है, आपको ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे टॉपिक हैं कुछ जो साइज में तो छोटे हैं, मतलब जो इनका साइज है ना उसके हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन डाल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पक्का डाल रहा है। ठीक है, तो यार छोटा सा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, और उससे 1 क्वेश्चन आ रहा है। पार्टनरशिप ये रहा, 1 क्वेश्चन इससे ही पक्का डाल रहा है, वो 1 वीडियो के अंदर ये खत्म हो जाएगा, और इससे क्वेश्चन डाल रहा है 1 या 2 जितने भी वीडियो हैं। टीयर 2 के अंदर ऑलरेडी मैंने क्रिस्प करके डाली हुई हैं चीजें। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो कम टाइम कंज्यूमिंग है और ये पक्के आ रहे हैं, वेटेज इनकी ज़्यादा है, तो जो टाइम आप इनके ऊपर लगाओगे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो एक बार ये पहले आप करोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। उसके बाद जैसे मैंने अलजेब्रा को भी बाद में रखा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन कम है, अदरवाइज तो क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। प्लेन ज्योमेट्री के अंदर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे DI का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जैसे APGP का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा टीयर 2 के अंदर, मास पॉइंट ज्योमेट्री का वो नहीं पूछ रहा, सर्ट्स एंड इंडिसेस का वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं आप इन टॉपिक्स को ऐसे करो, इस ऑर्डर में करते जाओ आप, ताकि अगर पहले बीच में एग्जाम हो भी जाए, अब ये थोड़ी है कि आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ नहीं रखा, पढ़ तो रखा है ना आपने, तो हो भी जाए तो ये थोड़ी है कि आपने DI पढ़ ही नहीं रखा, पढ़ तो रखा आपने, बट हो भी जाए तो वो वाला टॉपिक छूटे जो लेस प्रोबेबल है आना, बजाय कि पहले DI करके बैठ जाएं और भाई साहब हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ दें। है तो हाइट एंड डिस्टेंस भी इजी, बट इससे क्वेश्चन पक्का आ रहा है, हो सकता है इससे डिफिकल्ट वाला आ जाए। अब जिन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा उन्हीं से ही तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से कुछ टॉपिक से डिफिकल्ट आएंगे, कुछ से इजी आएंगे। अब डिफिकल्ट में किसका नंबर पड़ेगा हमें नहीं पता, तो जिनकी वेटेज ज्यादा है उनको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके अंदर आप ऐड कर लोगे। अगर आपका HCF LCM वीक है, ज्यादा वीक है यार कि मजे नहीं आ रहे HCF LCM में, मतलब तो आप ये तो कर ही लेना, फिर बीच में डिस्काउंट के बाद सीधा HCF LCM कर लेना। मेरा इंस्टॉलमेंट टॉपिक वीक है तो सीधा इंस्टॉलमेंट कर लेना इसके बाद। तो 2 तरीके से आप पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीक टॉपिक आपको पता ही है मेरे भाई। ठीक, जो कोर्स है, कोर्स के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 70% कंटेंट तो रिकॉर्डेड है अपना, वही यूज होगा। 30% आप कंटेंट ऐसा मान सकते हो कि भाई कहीं कहीं पर अपडेशन होगी, और अपडेशन का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ पूरी ही नहीं हो जाएगी, पूरी नहीं कैसे होगी, हल्का सा अपडेशन हो गया। तो किस तरीके से अपडेशन होगा, कई टॉपिक तो ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई चेंज ही नहीं होएगा, कई टॉपिक ऐसे होंगे उनमें सिर्फ इतना ही चेंज होएगा कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए, ये लो। क्योंकि कई टॉपिक तो ऐसे हैं उनके क्वेश्चन भी ऐसे आए हैं लेटेस्ट एग्जाम में कि कुछ भी उसमें करने लायक है ही नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं उनमें कि यार हाँ एक बार लेटेस्ट के ऊपर नज़र मार लो, तो सिर्फ लेटेस्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड करके एक वीडियो के अंदर डाल दिए।
ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, कुछ एक आधा टॉपिक ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई नया कंसेप्ट है, ये तो बहुत रेयर ही होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उस कंसेप्ट के ऊपर थोड़े से बेटर क्वेश्चन आ गए कि हाँ यार इस कंसेप्ट की थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, एक ये भी अपडेशन हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जिस भी कंसेप्ट के ऊपर वो चीज़ आया उसको मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, देन कई बार ऐसा होता है कि उसी कंसेप्ट को, कुछ भी नया नहीं हुआ है, बट उसी कंसेप्ट को मैं अच्छे तरीके से समझाने लगा। पहले मैं जिस तरीके से मैं समझाता था वही चीज़ उससे मैं और बेटर समझाने लगा। ऐसा भी होता है, टीचर में इंप्रूवमेंट्स आते हैं, जब हम लगे रहते हैं तो किसी भी काम में इंप्रूवमेंट आते हैं, तो उसको भी मैं री रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं किसी चीज़ को बेटर तरीके से बताने लगा, मैं वो भी री रिकॉर्ड कर दूंगा, वो भी अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई भी छोटा सा अपडेशन होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी ऐप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू, तो आपको डरना नहीं है। आपने चुपचाप अपने हिसाब से आप करते रहो, कहाँ पर क्या अपडेट होगा, देखना है नहीं देखना है मेरी जिम्मेवारी, वो टेंशन आपके लोगे। मैं बताऊंगा कि भाई ये अपडेट हो गया, ये वाले लोग इसको देख लो, ये वाले लोग इसको छोड़ दो। क्लियर है? तो अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है इस बैच के साथ जो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के अंदर टेलीग्राम का एक बटन मिलेगा, है आप ढूंढ लेना, ऐप के अंदर ढूंढ लेना आप, इस बैच के अंदर ही, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। वो जो अपना ग्रुप है टियर 2 वाला, ठीक है, और जो अपना चैनल है जो अपने पेड स्टूडेंट्स वाला वहाँ पर, और ऐप के अंदर भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ओके जी, ओके। देन जो QRPs हैं, मैक्सिमम QRPs मैं री रिकॉर्ड करूँगा ताकि मैं और थोड़ा सा कंसाइज और थोड़ा सा बेटर आपको रिवीजन मिल जाए। और जो हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स हैं वो भी मैं क्या करूँगा, दोबारा से लिखूंगा। कई टॉपिक्स के, कईयों में ज़्यादा चेंज आएगा, कईयों में थोड़ा सा चेंज आएगा, जिसमें जितने चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैं आप लोगों के लिए क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना है कि आप इनको यूज़ करें। किसी टॉपिक को मान लो आपको प्लेन ज्योमेट्री में सब कुछ तो आता है यार, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन अटकता है, तो क्या करोगे आप, तो प्लेन ज्योमेट्री का आप सिर्फ QRP देख लोगे, उसके हैंड रिटन नोट्स हैं, सिर्फ वो रिवाइज कर लोगे रोज, खत्म बात। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस आपको आता है, क्वेश्चन कर ही लेते हो, तो सिर्फ QRP देख लो, उसके अंदर मैं सारे कंसेप्ट रिवाइज तो करवा रहा हूँ। सिर्फ QRP देख लो डबल स्पीड पर, और उसके बाद सिर्फ हैंड रिटन नोट्स देख लो, तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके साथ आप ये काम कर सकते हो कि सिर्फ QRP देख लूँ मैं, क्वेश्चन तो सारे कर ही लेता हूँ, तो सिर्फ कंसेप्ट देख लूँ, और उसके बाद दोबारा QRP भी मत देखना, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स देख लेना। ठीक है, तो सारे टॉपिक के ये वाली चीज़ें आपने यूज करनी है। कंटेंट सिर्फ मैंने आपको दिया, उसका क्या फ़ायदा है। वीकली गाइडेंस सेशन लूँगा मैं हर सैटरडे को। पहले क्या करता था, मैंने पहले ही बोला मैं गाइडेंस सेशन लूँगा, मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं सोचता था एक एक्स्ट्रा काम है, पूरे दिन मेहनत कर लूँ फिर ले लूँगा सेशन, बट इसमें भी 1 घंटा लग जाता था, और मेरे जो एक्सरसाइज वगैरह के जो एक्स्ट्रा काम थे वो छूट जाते थे, कहीं पर जाना है इवनिंग में वो छूट जाता था, फिर मैं इसको टाल देता था, ये आज ज़रूरी काम है। अब मैंने सोचा मैं इसको काम के दौरान ही करूँगा, ये भी तो एक काम हो गया यार, 1-1.5 घंटा ले लेता है। अब ये आएगा, अब जो मेरे ऑफिस आवर्स हैं उसके अंदर मैं इसको करूँगा, और मैं आपके लिए वीडियो मॉक्स लेकर आऊँगा, यूट्यूब पर लेकर आऊँगा, ये कोर्स में नहीं यूट्यूब के ऊपर लेकर आऊँगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक, ओके। मैथ्स का आपको समझ में आ गया। अब रीजनिंग जो है इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप करो जो टियर 2 के अंदर पहली बार आ रहे हैं। ये मैं कमल सर से बात करके आपको, आज एक वीडियो भी आई थी शायद यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट इसके रिगार्डिंग जो भी करना है मैं कमल सर से बात करके आपके लिए करवा दूंगा, आपको खुद भी पता होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई टॉपिक ऐसे हैं, देखो रीजनिंग आपने सिलेबस पूरा कर लिया, आपके नंबर आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। जो मैंने बोला कि 90 दिन में सब कुछ होता है, सब कुछ करने में 90 दिन लगते हैं, तो आप ये देखो रीजनिंग, ये इस 90 दिन के अंदर पता है क्या इंक्लूड है, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स की वीडियो देखना, सारे टॉपिक की वीडियो देखना। क्या वाकई में जरूरत है टियर 2 के लिए सारे टॉपिक्स की वीडियो देखना? तो वाकई में 90 दिन का नहीं है सिलेबस, हो सकता है 10 दिन उसमें खर्च हो जाते, 80 दिन का है, तो आपको डरना भी नहीं है, समझ रहे हो? क्लियर है भाई? और रीजनिंग के QRP यूज कर लो, क्विक रीजन पॉइंट्स। ठीक है, इतना रिवीजन एनफ है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्लॉक कैलेंडर जैसे जिनके अंदर कंसेप्ट्स हैं, सिर्फ उनका रिवीजन कर लो, बाकी मॉक टेस्ट के थ्रू कर लो आपका। ओके जी। देन
मैथ और रीजनिंग इकलौते ऐसे सब्जेक्ट हैं विच रिक्वायर टाइम मैनेजमेंट, विच रिक्वायर्स टाइम मैनेजमेंट। मैथ और रीजनिंग प्लूरल है तो रिक्वायर आएगा, है ना, रिक्वायर्स तो आएगा नहीं, रिक्वायर्ड तो वैसे ही गलत है। तो टाइम मैनेजमेंट यानी कि 1 घंटा जब मिलेगा आपको इन दोनों के लिए, 30 और 30 क्वेश्चन होंगे, तो ये आप कर लेंगे 20 मिनट के लगभग, मेरे ख्याल 20 मिनट में कर लोगे आप, और बाकी के 40 मिनट आप मैथ को दोगे। ठीक है, ये डिटेल में मैं मॉक की वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो इनके सेक्शन वाइज टेस्ट देने हैं, बाकी आपको टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, कम मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, इनके ज़्यादा सेक्शन वाइज टेस्ट। तो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सिर्फ यहीं पर बनाने की ज़रूरत है, बाकी कहीं तो टाइम की कमी पड़ेगी नहीं। तो बहुत सारे मॉक्स दो और उनको एनालाइज करो। ठीक है, वीडियो मॉक दूंगा तो उसमें डिटेल में इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, स्टार्टिंग से ही देने लग जाऊंगा। टारगेट 95% प्लस इन मैथ एंड रीजनिंग, पहले मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ओके जी, अब मैथ और रीजनिंग ऐसे टॉपिक हैं जिनके टियर 2 के बैच अपने पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब 2 टॉपिक बच गए और कंप्यूटर का टियर 2 का बैच अपने पास अवेलेबल है और उसकी 99 फीस कर रखी है। तो 99 रुपये के चक्कर में ये मत सोचना मैं कहीं से फ्री की PDF ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। ठीक है, इंग्लिश और जीके के अगर मैं कोई फैकल्टी सजेस्ट करूँ कि इस वाली फैकल्टी, अगर आपको प्रैक्टिस बैच की ज़रूरत है तो अमन वशिष्ठ सर हैं, उनका बैच आप ले सकते हो। और जीके के लिए अगर मैं सजेस्ट करूं तो परमार SSC नाम से यूट्यूब चैनल है, वो जो सर हैं उन्होंने अगर कोई बैच निकाला है तो उनसे आप बात कर सकते हो। और आपको एक बात साफ साफ बता दूं, इन लोगों को, ये जो टीचर है इनको पता भी नहीं है मैं इनका नाम ले रहा हूँ। लाइक मैं ये नहीं है मैं वीडियो बनाऊंगा तो सर आपका नाम लूंगा, जो मेरे को दी बेस्ट लगेगा ना कि फिलहाल ये बंदा बेस्ट है भाई फील्ड में, तो मेरा ये लालच है कि मैं अपनी तरफ से मैथ आप लोगों को बेस्ट दे रहा हूँ, रीजनिंग अपने प्लेटफॉर्म पर बेस्ट है, यानी कि पूरी इंडस्ट्री में दी बेस्ट सब्जेक्ट नहीं है, दी बेस्ट सब्जेक्ट यानी कि दी बेस्ट कंटेंट है यहाँ पर इन सब्जेक्ट का, ओपनली बोल सकता हूँ मैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे का सिर्फ मैथ और रीजनिंग मजबूत हो गया और इंग्लिश और जीके उसका वीक हो गया, सिलेक्शन तो फिर भी नहीं होगा, चारों चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अपने बच्चे हैं उनको राइट टीचर्स अगर मिलेंगे चारों सब्जेक्ट्स के, तो क्या होगा, वो वैसे ही एडवांटेज में हो जाएंगे उस बच्चे के कंपैरिजन में जिसको 3 सब्जेक्ट्स बेस्ट मिले हुए हैं, एक टीचर उसने बेस्ट नहीं उठाया हुआ, जिसने 2 उठाए हुए हैं उससे तो वो दूसरा बंदा अगर कोई बेटर कंटेंट यूज कर रहा है, बेटर हथियार यूज कर रहा है, वो वैसे ही एज पर हो गया। तो आपको मैं दी बेस्ट चीजें सजेस्ट कर रहा हूँ। और बाकी जो जीके है और जो इंग्लिश है, इसका जो फ्री कंटेंट है उसका आप लोगों को लिंक वगैरह वो आप लोगों को बताया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, ये नहीं है कि ये सिर्फ फ्री से ही करना है, अपने अकॉर्डिंग। किसी बंदे की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, उसको प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्रीहेंशन की, और उसको लग रहा है कि इन टीचर का मेरे को समझ में आ रहा है, तो बैच के अंदर एनरोल करके आप करो प्रैक्टिस, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये आप। ठीक, ओके से अब मैं बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए जितने भी सोर्सेज हैं, अमन वशिष्ठ सर की एक ग्रामर की प्लेलिस्ट है, एक प्रैक्टिस बैच है, वो जो प्लेलिस्ट है, तरुण सर के एक प्रैक्टिस बैच की प्लेलिस्ट है, जो बच्चों को डेली शेड्यूल में दिया जाता है फाउंडेशन के टाइम, वो सारा सिस्टम है, जो हमने यूट्यूब से बेस्ट अवेलेबल फ्री अवेलेबल कंटेंट है वो उठा रखा है इनके अंदर, ये सारे यूट्यूब के ऊपर हैं। और एक निमिषा बंसल मैम है जो एडिटोरियल डेली लेकर आती हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर कोई हिंदी मीडियम से है, उसकी अंडरस्टैंडिंग वीक है, तो उसको रोज एडिटोरियल देखना चाहिए। किसी की इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है, मतलब ठीक ठाक है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, उसको पैसेज समझ में आता है, तो उसको एडिटोरियल नहीं देखना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं अपने कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक तो निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल का वीडियो, और एक इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी वो कोई PDF देते हैं डेली पैसेज वगैरह इन सारी चीज़ों का। तो आपको जो अच्छे से समझ में आए, दोनों सोर्स बढ़िया हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, ये भी यूट्यूब पर है निमिषा बंसल मैम का डेली, और ये शायद सिर्फ टेलीग्राम पर और उनकी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्त, वो कैब आप पहले से पढ़ रहे होगे, टियर 1 क्लियर किया है, तो मैं जस्ट वही बोलूँगा, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, हम ब्लैक बुक सजेस्ट कर रहे थे, उससे रोज़ 30 मिनट वो कैब पढ़ते रहो। वो कैब का यही काम है, रोज़ पढ़ते रहो, कुछ टाइम उसको दो, बस धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म करो। ओके जी, अगर ग्रामर की कोई बुक आपको चाहिए रिवीजन के लिए, आपने खुद अपने नोट्स बना रखे होंगे या फिर
जो स्टूडेंट मेरे से पर्सनल टच में, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई अमन सर के क्लास नोट्स की एक बुक है, उन्होंने जो टीचर जो है जो लिखेगा कि भाई ये क्लास नोट्स मुझे देने हैं बच्चों को, तो अपनी तरफ से वो कसर नहीं छोड़ेगा, तो बच्चे के कंपैरिजन में बेहतर ही बनाएगा, क्योंकि वो दिन रात उसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करता है। तो एक बार आपको देख लेने चाहिए, ठीक है। पर्सनली जो मेरी थिंकिंग रही है कि पढ़ाई के प्रति मेरे पेरेंट्स की जो थिंकिंग रही है कि इसमें हम 200-300 रुपये अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं सोचते, वो काम ज़्यादा आ जाएंगे। अगर वो वेस्ट भी हुए तो घाटा इतने का नहीं होएगा जितना वो काम आते तो आ जाता। तो मैं पर्सनली क्या करता, मैं मंगा के देखता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अमन सर के क्लास नोट्स हैं। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं। मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को एक तो PDF दिलवा दूंगा, मतलब PDF क्या, या तो मैं PDF दिलवाऊंगा या अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट डलवा दूंगा जिसके अंदर इन सारी चीज़ों के लिंक्स होंगे, सबके लिंक होंगे इन सारी चीज़ों के, ठीक है। जो भी सोर्सेज मैं बता रहा हूँ उनके लिंक होंगे। आगे बढ़ रहा हूँ जी, इन चारों के लिंक होंगे और तो किसके हैं। नेक्स्ट GK के लिए परमार सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर वन शॉट की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, यानी कि एक शॉट में उन्होंने एक सब्जेक्ट शायद करवाया है, और PYQ सीरीज पड़ी है, ठीक है, और फ्री रिवीजन बैच की प्लेलिस्ट पड़ी है। तो इन सब का मैं आपको लिंक दे दूंगा, ओके। और अब GK के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, GK एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हमने क्या किया, हमने सिलेबस कर लिया एक जगह से, अच्छी तरीके से सिलेबस कर लिया। अब हम इस सेम सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं बार बार। ऐसा हम मैथ में करें, रीजनिंग में करें तो बेहतर है, हम इंग्लिश में करें तो बेहतर है। इंग्लिश में वोकैब में करो तो बेहतर नहीं है, क्योंकि वोकैब क्या है, धीरे धीरे ऐड करती रहनी है हमने, वोकैब नई भी ऐड करनी है, रिवीजन भी करना है। तो अगर आप एक नया सोर्स पकड़ोगे जो रिलेवेंट है, तो कुछ तो पुरानी वोकैब रिपीट होएगी, तो रिवीजन हो रहा है, एक आधे नए नए वर्ड आएंगे तो एडिशन भी हो रहा है नया। सेम काम GK में है, सेम सिलेबस को बार बार चक्कर नहीं बनाना। मैथ और रीजनिंग में अच्छा है वो, इंग्लिश में अच्छा है वोकैब को छोड़कर। सिलेबस पढ़ लिया, एक रिलेवेंट जगह से अच्छे से पढ़ लिया, अब अगला रिलेवेंट सोर्स उठा लो। मान लो आपने परमार सर से कर लिया ल्यूसेंट, क्यों, कोई चाह के भी GK को कंटेन नहीं कर सकता। 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, तीसरे साल फिर SSC सरप्राइज कर देगी। तो आपका जो चांस है एग्जाम देने का, वो तो आपका आप फाइनल सोच के ही देते हो ना, अगले साल का सोच के तो नहीं देते, तो हम क्यों रिस्क लें, ठीक है। तो ल्यूसेंट जब आप पढ़ोगे तो कई सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, कई सारी चीज़ें धीरे धीरे नई इन्फॉर्मेशन ऐड होएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप किरण की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस GK के की बुक पढ़ोगे, जो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आती है, तो उन क्वेश्चन को पढ़ोगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखोगे पीछे, तो कई चीज़ें तो रिवाइज हो जाएंगी और कई चीज़ें जो है नई नई ऐड हो जाएंगी नॉलेज में, धीरे धीरे एडिशन होगा। तो GK का मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में यही रास्ता है बेटर। अगर किसी को वाकई में नंबर लेकर आने हैं तो इस लंबे रास्ते के थ्रू ही उसे गुजरना पड़ता है। तो आप जिस भी स्टेज पर हो उसी से स्टार्ट करोगे। किसी ने बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं किया तो वो एक टीचर से सिलेबस करेगा ताकि उसको अच्छे से समझ में आए, चीज़ें उसके दिमाग में जाएं, एक खाका तैयार हो जाए, हैं। फिर धीरे धीरे उसको रिवाइज भी करेगा एक बार, हैं। फिर मान लो कई बच्चे ऐसे होंगे जो इन्हीं चीज़ों को 3-4 बार रिवाइज कर चुके, तो मैं बोलूँगा एक बुक के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहां पर भी तो अशोक का उसी साल में पैदा होएगा, उसी साल में मरेगा, पानीपत की लड़ाई उसी साल में होगी, इस बुक में भी। ये तो नहीं बोलोगे ये नया कंटेंट है, तो चीज़ें रिवाइज भी होंगी, नई चीज़ें भी ऐड होंगी। तो ये एक तरीका है, आप जहां पर भी हो आप वहां पर हो जाओगे। अब देखो, तो ये तो यूट्यूब की वीडियो हो गई, इनका लिंक मैं आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। बुक मैं सजेस्ट करता हूँ इंग्लिश वालों के लिए ल्यूसेंट। पहले मैं सजेस्ट करता था अरिहंत की मनोहर पांडे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ल्यूसेंट बोर करती है तो। लेकिन ल्यूसेंट पढ़ने से पहले अगर आपने यूट्यूब वीडियोस देख ली हैं, फिर वो ल्यूसेंट बोर नहीं करेगी, ठीक। तो फिर आप ये पढ़ सकते हो। हिंदी वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा राकेश यादव सर की है GS बूस्टर। तो देखो, कहने को आप ये बोल सकते हो राकेश यादव सर मैथ्स पढ़ाते हैं और इनकी GS बूस्टर बुक मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यही बोल रहा हूं, मैं किसी को भी सजेस्ट कर रहा हूं ना भाई, उनको पता है नहीं पता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे बेस्ट चीज़ लगेगी ना दूसरे टीचर की, भले ही मेरे सब्जेक्ट का हो, उन्होंने ही निकाली हो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। खत्म बात यार। अपना काम बढ़िया चल रहा है, ईमानदारी से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं आपको इसीलिए ईमानदारी से पूरा विदाउट एनी लाइक, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये किया भी नहीं मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ ये सोचे बिना
बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है, तो जो हिंदी वाले हैं उनके लिए ल्यूसेंट मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो जीएस बूस्टर बाई राकेश यादव सर, ये वाली बुक आप ले सकते हो, पहले से ही यही सजेस्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा फाउंडेशन बैच में जो लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया, यूट्यूब की वीडियोज, यही सिलेबस। उसके बाद मैंने क्या बताई, बुक, ये बुक मैंने सजेस्ट कर दी। तीसरा मैंने क्या बताया कि अब सब कुछ हो गया, सारा सिलेबस हो गया, तो अब वेट तो कर नहीं सकते हम, एग्जाम तक चुप बैठ जाएंगे, चुप तो हम क्यों बैठेंगे, और पढ़ेंगे जीके का, तो ये पढ़ लो। अब कई बच्चे क्या होंगे, वो इस स्टेज पर होंगे, कई बच्चे इस स्टेज पर होंगे, कई बच्चे सब कुछ करके भी बैठे होंगे, तो अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, जो सब कुछ बार बार करके बैठा है उसके 35 नंबर भी आ रहे होंगे, तो फिर वो बाकी सब्जेक्ट्स को देखेगा। तो सारी चीज बता दी, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे ये चीजें। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है भाई, हाउ टू यूज दिस कोर्स तो मेरे ख्याल मैंने बता ही दिया, फिर आपको जो मैथ का कोर्स है वो कैसे यूज करना है मैंने आपको बता ही दिया। आपने इस ऑर्डर में करना है, जो कुछ भी अपडेशन छोटी मोटी चीजें होंगी आपको बताती जाएगी, बस आपको ये ऑर्डर ध्यान में आ गया। अब एक आधी छोटी मोटी और शायद चीजें लिखी होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कंसेप्ट लेक्चर्स को देखोगे तो आप सोल्व करोगे क्वेश्चन को मेरे से पहले पॉज करके। ठीक है, और जो ये क्या है, नोट्स कंसेप्ट, हाँ आप नोट्स बना लोगे, वो कंसेप्ट्स लिखोगे। अब मैं आपको बोलूँगा ये काम मत करना, ये वाली पीपीटी मैंने पहला जो टीयर 2 बैच था उससे एज इट इज उठा रखी है। अब ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, मैं आपको इस तरीके से दूंगा, हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स जो आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं खुद इस तरीके से लिख दूंगा कि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिखूंगा कि बड़े ना हो, कि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, और कुछ भी ऐड करना है तो आप उस पर ऐड कर लो, क्योंकि आप प्रिंट करवा पाओगे। ठीक है, तो नोट्स मत बनाना, उन्हीं नोट्स को प्रिंट आउट करवा लेना। और ये नोट्स सर हमें कब मिलेंगे, आपको ये ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप के अंदर, बट जैसे जैसे मैं धीरे धीरे अपडेट करूंगा नए वाले अब मिलते रहेंगे। ठीक है, और मेरे ऐसे मत कूदना सिर पर, जल्दी इसके नोट्स कब आएंगे, इसके नोट्स कब आएंगे, आपके ऐसे बोलने से वो चैप्टर में जल्दी नहीं करूंगा। मैंने भी अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर बना रखा है चैप्टर का, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। आप अभी जो कंटेंट है उसे यूज़ करो बिंदास, डरो मत। कई बच्चे ऐसे डरेंगे, ये अपडेट हो गया तो ये ऐसे हो गया, तो ओवर थिंकिंग मत करना, टाइम कम है, पढ़ते रहो। ठीक, ओके से सोल्व पीडीएफ यूजिंग सर्कलिंग टेक्निक। सर्कलिंग टेक्निक का ये मतलब है, मान लो ये क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकला, आपने पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने पीडीएफ सोल्व करनी है तुरंत। जो वीडियो के अंदर क्वेश्चन होंगे वही आपको जो पीडीएफ मिली हुई है प्रिंट आउट करवाने के लिए, आपको दो तरह की पीडीएफ मिलती है। एक तो बोर्ड की अनोटेशन मिलती है, उसका प्रिंट आउट मत करवाना, एक पेज पर एक ही क्वेश्चन होएगा तो मत करवाना। एक दूसरी पीडीएफ मिलती है जिसके अंदर ऐसे वर्ड फाइल होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एक पेज पर 10 के लगभग क्वेश्चन होंगे। हम ये भी कोशिश करते हैं एक पेज पर मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, तो इसका प्रिंट आउट करवा लेना। इसको वीडियो के तुरंत बाद सोल्व करना, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को जो आपने वीडियो में देखे, एक फास्ट रिवीजन हो जाएगा तुरंत। लेकिन कई क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ कि यार अभी अभी किया था फिर भी नहीं निकला, सर्कल मार लो, क्योंकि ये पंगा करेगा, एग्जाम में ये दिक्कत देगा। जब सेकंड रिवीजन करो तो इसके ऊपर पक्का नजर मारनी है। अगर हमने मैथ का फास्ट रिवीजन करना है बाद में, पूरी पीडीएफ सोल्व करने का टाइम नहीं है, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर पक्का नजर मारनी है। ठीक, ओके से QRPs यूज करने हैं टू रीडिजाइन नोट्स, ये रहने दो। नोट्स जो है, हाँ ये कर सकते हो, हाँ ये कर सकते हो। नोट्स मेरे हैंड रिटन है, आप QRP देखोगे आपका दिल करे यार नोट्स के अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड कर लूँ, सर ने ये ऐड नहीं किया बट मेरा दिल कर रहा है मैं ऐड कर लूँ, तो QRP से आप नोट्स को रीडिजाइन कर लेंगे, कुछ ऐड कर लेंगे। और टच बेसिक्स ऑफ एनी चैप्टर, किसी भी चैप्टर के बेसिक्स आप को दोबारा टच कर सकते हो नियर एग्जाम। कोई भी चैप्टर आपको लग रहा है इसके ऊपर, जैसे इंस्टॉलमेंट वाला टॉपिक है, बार बार भूल जाते होगे, ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा वाला है, बार बार भूल जाते होगे, उसके ऊपर एक बार टच कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक, डू कंसेप्ट वीडियोस एंड पीडीएफ्स एटलीस्ट थ्राइस। अभी इसको मैं काट दूंगा, अब की बार टाइम कम है, 90 दिन हो तो अलग बात है। ठीक, पहले वीडियो देखो, उसके बाद पीडीएफ देखो, खत्म। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, फिर वीडियो को मत देखना, फिर अगली बार पीडीएफ्स को ही करना, फिर पीडीएफ को करना, दोबारा रिवीजन करोगे तो। अगर कोई कंसेप्ट आपको दिक्कत दे रहा है तो फिर वीडियो देख लेना। ठीक, ये रहेगा। सर कितनी बार करेंगे पीडीएफ को, जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए हम चलते रहेंगे बोलो। ठीक, और ये नहीं है कि आपने एक बार परसेंटेज देख लिया तो वीडियो देख ली, फिर उसके बाद पीडीएफ देख ली, अब अगला चैप्टर देखोगे,
वीडियो देख ली, पीडीएफ कर ली, अब अगला चैप्टर वीडियो देख ली, पीडीएफ कर ली, फिर दोबारा अगर अलाउ कर दिया एसएससी ने, इतना टाइम दे दिया कि दोबारा से मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ, फिर मैं सिर्फ पीडीएफ करूँगा, ये मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं वीडियो नहीं देखूँगा, या फिर आप दोबारा वीडियो नहीं देखोगे। ओके, रिवाइज थ्रू नोट्स, नोट क्यू, हाँ क्यूआरपीस के थ्रू रिवाइज नहीं करना, नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है। क्यूआरपीस टाइम टेकिंग होएगा ना, नोट्स के ऊपर तो तुरंत नजर मार लोगे आप। ओके, रेगुलरली एंड ड्यूरिंग लास्ट 1 to 2 months, अब तो 1 to 2 months ही हैं अपने पास। राइट ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ मैथ रफली एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव। इसके अंदर लिखा क्या है, इसको तो भूल जाओ, एक बार इसको भूल ही जाओ। आप जो अपने हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स है ना, उनमें से बार बार गुजरते रहना, आप लोग बार बार गुजरते रहना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एक कंसेप्ट के टच में रहना है आपने। परसेंटेज के जो हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंट आउट निकलवा लिया आपने, खुद लिख दिया, उनमें से बार बार गुजरना। यार 5 मिनट भी नहीं लगेंगे एक चैप्टर के अंदर। एल्जेब्रा के अंदर 10 मिनट में सारा एल्जेब्रा रिवाइज हो जाएगा, अगर आप इन कंसेप्ट नोट से रिवाइज करोगे तो 10 मिनट में खत्म हो सकता है, 5 मिनट में भी हो जाए, मैंने टाइम मेजर नहीं किया है, बहुत जल्दी जल्दी। तो ये जो कंसेप्ट नोट्स होंगे अपने हैंड रिटन कंसेप्ट नोट्स, इनका वाकई में यूज करना, आप बार बार करना, जितनी बार करोगे। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर मेरे मैथ में फुल आ रहे हैं, मेरे रीजनिंग में फुल आ रहे हैं, कुछ कुछ एक आधी बार कुछ क्वेश्चन हमें तंग कर रहे हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन दे दो ताकि मुझे नए क्वेश्चन मिले ही ना। भाई मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं भी आज ये गारंटी नहीं ले सकता कि अगले पेपर के अंदर मुझे कोई क्वेश्चन, नया क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि नए तरीके का ही क्वेश्चन, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगा, बट वो नए तरीके से उसने नई सिचुएशन बना दी। कुछ भी देखो, आज तक बर्तन धोने के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया ना, मैं ये बोल दूं कि बर्तन धोने में इतने रुपए लेता है, कोई ये करता है वो करता है, उसने इस साबुन से बर्तन धोए तो इतने रुपए लेगा, उस साबुन से बर्तन धोए तो इतने रुपए, होगी ना नई सिचुएशन। तो नई सिचुएशन कितनी भी बन सकती है, कंसेप्ट सेम रहेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे लगे यार ये थोड़ा सा अटपटी सिचुएशन का है, उस वक्त के लिए स्किप करो, बाद में कर लेना। ये एक्सपेक्ट मत करना कि 25 के 25 क्वेश्चन गारंटी ही ऐसे आएंगे जो मैंने पहले देख रखे हैं। क्यों? 2 मिनट लगेंगे हमें नई सिचुएशन बनाने में। ये लो, सेम कंसेप्ट को चेक करने के लिए नए तरीके से हम कर सकते हैं चेक। तो एक्सपेक्ट करो कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है नए तरीके से पूछ ले, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्किप करूंगा, बाद में फिर सोचूंगा ध्यान से जब बाकी सारे क्वेश्चन कर लूंगा कि हाँ भाई अब आ जा। डन? ओके, टेक ए लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट आपने करने हैं भाई। विल बी इफेक्टिव ओनली इफ यू प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट ऑन देम। ठीक, वो तो मैं वीडियो मॉक में बताऊंगा ही। तो दैट्स ऑल। ये वीडियो कितनी लंबी होगी यार, मैं छोटी करने की सोच रहा था, बट सारी ज़रूरी बातें आपको बतानी भी ज़रूरी थी। तो ठीक है भाई, तो अभी इस जर्नी पर निकलते हैं। हर हफ्ते शनिवार को मैं आपको मिलूंगा और मैं कोर्स को अपडेट करते रहूँगा, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होएंगी हर शनिवार को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो मॉक मैं यूट्यूब के ऊपर लेकर आऊँगा, वहाँ पर भी आप मेरे को बताएंगे। तो आप टेंशन मत लो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये, हमें दूसरों से बेहतर करना है, यही है ना। तो दूसरों से एज पर मैं आपको अपने आप रखूँगा, मेरी जिम्मेवारी है। दूसरे बंदे से बेटर साइकिल मैं आपको दूंगा। अब पेडल तो आपको ही मारने पड़ेंगे। आप अपना काम करो, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मिलकर बढ़िया काम कर लेंगे हम। तो टेंशन को थोड़ा कम करो, रिलैक्स हो जाओ, लगाम कस लो, अब कमर कस लो बोलते हैं ना, कस लो। ठीक है, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई।